हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो बेटा हम लोग अपना 10th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो है वो पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हेरिडिटी। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम लोग अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। चैप्टर है बेटा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है जी। तो चैप्टर का मतलब है कि आप बताइए कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी आप आसपास स्पीशीज देख रहे हैं, जो भी आसपास लोग देख रहे हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस हुए हैं, कैसे वो आए हैं। ठीक है, उनका जन्म कैसे हुआ है। तो इसमें हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म, उनका टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस हुए, फ्लावर्स कैसे रिप्रोड्यूस हुए, एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे। ज्यादातर जो है आपका सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे ताकि आप रिवाइज कर सके। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली जरूरी है रिप्रोडक्शन जानना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बच्चों को मन में मिथ है या कोई भी चीज वो अपने आप फॉलो कर लेते हैं या किसी की बातों में आ जाते हैं। तो ये वाले चैप्टर्स इसीलिए जरूरी है, आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए कि भाई हम लोग जो सोच रहे हैं, हम लोग जो जानते हैं, जरूरी नहीं वो सब चीजें सही ही हो। ठीक है, तो आप लोग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर और कोशिश करिएगा कि जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप लोग वो कमेंट्स में डाल पाए और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है जी, इसका मतलब है हम इतने सब लोग देख रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारे स्पीशीज हम लोग देख पा रहे हैं, एनिमल्स की, प्लांट्स की, नॉन लिविंग थिंग्स की या लिविंग थिंग्स की। तो हमारे आसपास बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या जो लिविंग चीजें हैं, जो जीवित चीजें हैं, वो कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो उसलिए हम ये बोलेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम अपने आसपास देख रहे हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। ठीक है, हाउ कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने देखे होंगे। हम अपने आप को बोले तो हम कैसे रिप्रोड्यूस हुए हैं, कैट कैसे रिप्रोड्यूस हुए, डॉग कैसे रिप्रोड्यूस हुआ, कोई और चीज, प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस हुए हैं। तो हमने ये करना है कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने हैं या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखने हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपने प्रोडक्शन या अपनी जनरेशन को जो है वो आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसको करने से पहले क्या हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना। सही बात है ना, कि हम पहले ये पूछें कि भाई रिप्रोड्यूस हो कैसे रहे हैं। उससे पहले हमें ये पूछना चाहिए रिप्रोड्यूस हो क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है रिप्रोडक्शन की, है ना। अगर जो जनरेशन चल रही है यही चलती रहे, वो आगे रिप्रोड्यूस ही ना करे तो क्या होगा। जैसे कि हमने लेटेस्ट एग्जांपल देखा होगा कि डायनासोर्स हैं, वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, ड्यू टू एनी रीजन। चलो भी एक्स रीजन लगा लो कि किसी रीजन की वजह से डायनासोर हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो अब क्या हम लोग अपने आसपास डायनासोर्स देख पा रहे हैं? नहीं। यही सेम चीज होगी बेटा कि अगर हम लोग अपनी जनरेशन आगे ना बढ़ाएं, यानी कि रिप्रोड्यूस ना करें, तो जो जनरेशन है वो आगे कैसे सरवाइव करेगी। बात समझ आ गई। तो जनरेशन आगे बढ़ेगी ही नहीं, हम लोग भी डायनासोर्स की तरह क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास आया है कि आप बताइए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, से पहले बताओ व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत हुई क्यों है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, की वरना पूरी स्पीशीज की स्पीशीज ही क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं स्पीशीज बोलूं या यहां पर मैं जनरेशन बोल दूं। क्लियर है इतना। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का समझ आया कि भाई हम लोग क्यों चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन हो, ताकि जो हमारी स्पीशीज है वो बेटा आगे कंटिन्यू होती रहे। ऐसा ना हो कि हमारी स्पीशीज रुक गई है, हम लोग खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, वहीं अगर रिप्रोडक्शन, री वर्ड का मतलब है बेटा अगेन, है ना, दोबारा से करना, और प्रोड्यूस का तो आप लोगों को पता ही होगा, अगेन प्रोडक्शन, दोबारा से सेम तरह की स्पीशीज का प्रोडक्शन ही होता है रिप्रोडक्शन।
ठीक है। अब जब हमारे पास चैप्टर आ गया कि बताओ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस कैसे कैसे करेंगे, तो रिप्रोड्यूस करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। हम लोग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। इसके बाद चले बेटा हम लोग रिप्रोडक्शन पे अगर आते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरीके के होंगे बेटा, एसेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा आपका सेक्सुअल, ठीक है। पहला रिप्रोडक्शन है बेटा एसेक्सुअल और दूसरा हो गया हमारा सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी दो तरीके के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दो मोड से रिप्रोड्यूस हो सकता होगा, या तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है या वो फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है। अब इसको अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें हम, तो सेक्सुअली में क्या होगा, सेक्सुअली में होता है कि जब भी हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, हम लोग किसी दो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए जिसमें दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो दो लोग एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए, क्योंकि एक मेल गैमेट आएगा एक फीमेल गैमेट आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे व्हेन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। जब भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम लोग बेटा बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उस दो में से भी कौन होना चाहिए, वन मेल एंड वन फीमेल। क्लियर बेटा, ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर ए सेक्सुअल की बात करें तो ए सेक्सुअल, ए का मतलब होता है कोई भी चीज हटा दो, है ना, सेक्सुअल नहीं है, ए मतलब नॉट सेक्सुअल, तो ए का मतलब हो गया नॉट और सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल, तो नॉट सेक्सुअल, ठीक है जी। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा व्हेन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। क्लियर, जब एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा रिप्रोड्यूस करने में, दैट इज कंसीडर्ड एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। दूसरा पॉइंट अगर इसका करते हैं हम, तो यहां पर जैसे मैंने बोला कि दो पेरेंट है, दोनों पेरेंट एक मेल गैमेट आएगा एक फीमेल गैमेट आएगा, यानी कि यहां पर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर गैमेट्स आर फॉर्म्ड, यहां पर गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्या हो सकता है, जब हम कोई भी चीज दो जगह से आ रही है, ठीक है, दो कलर मिक्स करें, रेड कर ले ग्रीन कलर, तो एक अलग ही कुछ चीज बनेगी, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर दो जगह से डीएनए आ रहा है, दो जगह से गैमेट्स आ रहे हैं, तो जो नई स्पीशीज बननी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा कि वेरिएशंस आ सकती हैं, वेरिएशंस कैन बी सीन, क्योंकि दो जगह से हमारे पास डीएनए आएगा, ठीक है। और ए सेक्सुअल में क्या होगा, जो प्रोजेनी है यानी कि नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, प्रोजेनी इज आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज मतलब डिट्टो सेम, ठीक है, प्रोजेनी इज आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट, ठीक है। तो आपको कुछ कुछ समझ आया कि भाई ए सेक्सुअल में क्या होता है और सेक्सुअल में क्या होता है। ए सेक्सुअल में होगा कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, कोई गैमेट नहीं बन रहे होंगे, और जो अगली जनरेशन होगी वो डिट्टो कॉपी या एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज होगी अपने ही पेरेंट की, ठीक है। जबकि सेक्सुअल में आए तो सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, वन मेल एंड वन फीमेल होना चाहिए। दूसरा वहां पर गैमेट्स बनेंगे, मेल बनाएगा मेल गैमेट, फीमेल बनाएगी फीमेल गैमेट। और तीसरा जब अलग अलग जगह से डीएनए आएंगे तो जो हमें दिखाई देंगे वो वेरिएशंस दिखाई देंगी, ठीक है। अब इनके जो एग्जांपल्स हैं या इनको जो हम आगे करेंगे भाई किस तरीके, अब इनमें भी टाइप होगा ना कि सेक्सुअल को कौन कौन कर रहा होगा, ए सेक्सुअल को कौन कौन कर रहा होगा, कितने तरीके से कर रहा होगा, तो ये वाली चीज हम करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे चले। इसके बाद अगर मैं बोलूं अगला क्वेश्चन है why DNA copying is essential, डीएनए कॉपी जो है वो एसेंशियल क्यों है, चलो लिख देते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। और ये बेटा आपकी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन भी है, ठीक है, इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये कि डीएनए कॉपिंग जरूरी क्यों है, डीएनए को कॉपी करना जरूरी क्यों है, ठीक है। अब पहले मैं इसको तुमको समझाती हूँ, फिर अब बताएंगे थोड़ा डिटेल में कि भाई ये डीएनए है फॉर एग्जांपल,
ये एक डीएनए है आपका, ठीक है। किसी का भी ले लो, किसी भी फॉर एग्जाम्पल एक्स पेरेंट का, मैं नहीं बोल रही मदर है या फादर है कोई भी, ठीक है, एक्स पेरेंट का डीएनए है ना। अगर आप ये सोचो कि हमें मतलब किसी पेरेंट को अगर अगली जनरेशन में डीएनए देना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट को अगली जनरेशन में डीएनए देना है, तो जो उसके पास अपना सेट ऑफ डीएनए है, अगर वो वही सेट ऑफ डीएनए आगे ट्रांसफर कर देगा तो उसके पास क्या बचेगा, है ना। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसको जो है अपने डीएनए को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो उसके पास डीएनए है ये इसी को क्या करता है, अलग अलग करता है ना, क्योंकि जो भी अगले जनरेशन में जाना चाहिए डीएनए, जो भी डीएनए अगली जनरेशन में जाना चाहिए उसके पास अपने पेरेंट जैसा भी तो जीन हो, पेरेंट जैसा भी तो डीएनए हो। तो इसलिए जो अगली जनरेशन में जाता है वो एक तो पेरेंट का डीएनए होगा, एक न्यूली सिंथेसाइज होगा, यानी नया बनेगा। तो सबसे पहले डीएनए क्या करता है, अपने ही डीएनए को डिवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले इसको खोल देगा और एक नया पेयर ऑफ डीएनए बनेगा उसके साथ, इस तरीके से, ठीक है। एक नया पेयर ऑफ डीएनए बनेगा उसके साथ, क्लियर है, ठीक। अब ये जो 2 सेट ऑफ डीएनए बन गए हमारे पास, क्या इसी को तो हम डीएनए कॉपी नहीं कह रहे हैं कि भाई डीएनए कॉपी हो गया, है ना। 2 सेट ऑफ डीएनए बन गए, यही तो डीएनए कॉपी है। तो जब डीएनए कॉपी बनेगा तो ये वाला डीएनए बेटा चला जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में क्या बनकर, गैमेट बनकर, ठीक है। यानी कि हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो एक पेरेंट से आएगा और हाफ ऑफ द डीएनए जो है वो एक पेरेंट से आएगा, तब वो पूरा सा सेट जो है उनका 23 पेयर सेट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि उसको अपना जो 1 पेयर ऑफ डीएनए है वो ट्रांसफर करना है टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ गैमेट्स। क्लियर हुआ, समझ आया डीएनए कॉपिंग जरूरी क्यों है। डीएनए कॉपिंग जरूरी है इसीलिए क्योंकि जो पेरेंट है उसको अपना एक कॉपी ऑफ डीएनए जो है वो ट्रांसफर करना है टू नेक्स्ट जनरेशन, क्लियर, इन द फॉर्म्स ऑफ गैमेट। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है आपका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में से डीएनए कॉपिंग क्यों जरूरी है। क्लियर बेटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। सबसे पहली होती है फिजन, सबसे पहला है फिजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, वेरी फर्स्ट वन इज फिजन, क्लियर। अब फिजन आर ऑफ 2 टाइप्स बचे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में आप नाम से अगर समझ पा रहे हो तो बाइनरी का मतलब होता है बेटा 2, है ना, 2, और मल्टीपल का तो मतलब ही होता है मेनी, क्लियर। बाइनरी का मतलब हो गया 2 और मल्टीपल का मतलब बहुत सारा। तो फिजन 2 तरीके का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। इनकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, व्हेन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट यानी ब्रेक डाउन, ठीक है, स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ठीक है। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल पार्ट में टूटेगा, ठीक है, एंड ईच पीस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, और हर एक पार्ट जब एक नया इंडिविजुअल बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे बेटा बाइनरी फिजन। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में टूटा और 2 नए ऑर्गेनिज्म बन गए वो पार्ट, दैट इज नोन एज बाइनरी फिजन। क्लियर है। अच्छा, यहां से एक चीज और मैं आपको समझा देती हूँ कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही है कि उनका सेल डिवाइड हो रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि भाई सेल डिवीजन हो रही है उनकी,
ठीक है, क्लियर है? इस चीज को क्लियर कर पा रहे हैं कि जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होंगे वो रिप्रोड्यूस उस तरीके से करेंगे कि उनका सेल भी डिवाइड हो रहा है और उनका रिप्रोडक्शन भी है, वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है उनका। ठीक है, अब बाइनरी की अगर एग्जांपल की बात करें तो बाइनरी का एग्जांपल है बेटा अमीबा। ठीक है, और अभी एनसीईआरटीज में ये नया ऐड हुआ है लीशमानिया। ठीक है, तो अब ये दो एग्जांपल्स हैं आपके पास, अमीबा और लीशमानिया। ठीक है, किसमें? एनसीईआरटीज में। क्लियर है? अब एक बार अगर हम डायग्राम करते हैं कि अमीबा किस तरीके से डिवाइड हुआ है और लीशमानिया किस तरीके से डिवाइड होता है, तो पहले बाइनरी फिजन को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं हम। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म विच इज इर्रेगुलर इन शेप, जिसकी यानी कोई रेगुलर शेप नहीं होती है। ठीक है, तो ये अमीबा का हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये अमीबा का हो गया आपका न्यूक्लियस। क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा बेटा इसमें? सबसे पहले इसमें इस तरीके से न्यूक्लियस ही डिवाइड होना स्टार्ट करेगा, यानी कि न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होना स्टार्ट करेगा अमीबा में, और उसके बाद ये इस तरीके से दो अमीबा बन जाएंगे। ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जांपल है? बाइनरी फिजन का। जब एक सेल स्प्लिट होकर दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा और ईच हाफ डेवलप कर जाएगा एक न्यू इंडिविजुअल में, देन दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। एग्जांपल हो गया आपके अमीबा एंड लीशमैनिया। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? बाइनरी फिजन समझ आ गया? दो पार्ट, बाइनरी मतलब दो पार्ट में डिवाइड होना है बाइनरी फिजन। ठीक है, अब एक बार मल्टीपल फिजन कर लें। मल्टीपल फ्यूजन एज द नेम सजेस्ट मेनी, है ना? मल्टीपल फ्यूजन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि मेनी पार्ट्स हो रहे होंगे यहाँ पर डिवाइड। तो जब हम लिखेंगे तो यही लिखेंगे, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, बहुत बेटा सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है, गलत होंगी नहीं अगर आप लिख के आएंगे, और नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है लर्न करने के लिए, इसलिए बहुत सिंपल सिंपल कराई जा रही है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू मेनी पीसेस, आ गए यहाँ पर मल्टीपल फ्यूजन आ गया ना, तो मेनी पीसेस एंड ईच पीस डेवलप्स इनटू a new individual। ठीक है, और हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मल्टीपल फिजन। ठीक है जी, इसमें एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। अगर आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा है तो प्लाज्मोडियम मैं बता देती हूँ क्या होता है। प्लाज्मोडियम होता है बेटा मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो मलेरिया कॉज करता है उसको हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्लियर है? इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है एनसीईआरटी में। क्योंकि मल्टीपल फ्यूजन है यानी कि हमें मेनी पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है ना? इन सब के अंदर न्यूक्लियस, Then this is the example of plasmodium। प्लाज्मोडियम क्या करता है बेटा? ये मलेरिया कॉज करने के लिए वेक्टर है। ठीक है, क्लियर है इतना? आपको फिजन समझ आया? फिजन दो तरीके का, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी फिजन का एग्जांपल कर लिया है, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल कर लिया। आई होप अब फिजन आपका कंप्लीट हो गया होगा, फिजन आपको समझ आया होगा फिजन का है। ठीक है जी, क्लियर है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि है हमारा बडिंग। ठीक है, बडिंग। सबसे पहले मैं बडिंग को समझाने से पहले या इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगी, उसके बाद डायग्राम के थ्रू आप लोग समझिएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है। ठीक है, हम इजीएस्ट डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग बहुत जल्दी से लर्न कर सको उसको। ठीक है बेटा, बडिंग के मैंने पहले लिख देती हूँ एग्जाम्पल, उसके बाद आप लोग इसका डायग्राम देखिएगा और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ताकि वो इजियर हो समझने के लिए आपके लिए।
तो हाइड्रा का डायग्राम बना रहे हैं बेटा पहले हम लोग। ये है आपका हाइड्रा। ठीक है, दिस डायग्राम इज ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में बडिंग कैसे होती है? सबसे पहले पेरेंट बॉडी होगी। ठीक है, पेरेंट बॉडी पे एक स्मॉल बड अपीयर होगा। ठीक है, पेरेंट बॉडी पे एक छोटा सा बड अपीयर हुआ है। वो बड धीरे 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 क्या होता है, थोड़ा सा मैच्योर होगा, थोड़ा सा ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रो करने का जैसे फुल्ली मैच्योर्ड हो जाता है बेटा, वो अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा या फिर वो डी अटैच हो जाएगा अपने पेरेंट बॉडी से और एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगा। ये तो हो गया बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है, ईस्ट किस तरीके से करेगा? ये ईस्ट है। ठीक है, ये एक नया ईस्ट बड बना, नया ईस्ट बना, ये एक नया बड बना, नया ईस्ट बना, यहाँ एक नया बड बना, नया ईस्ट बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर भी लॉन्ग चेन ऑफ बर्ड्स बनती रहती हैं, ये मैच्योर होते रहते हैं। यहाँ पर चॉइस है कि वो सेपरेट भी हो सकते हैं, वो सेपरेट नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका बेटा बडिंग इन ईस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका बडिंग इन ईस्ट और ये हो चुका है आपका बडिंग इन हाइड्रा। डायग्राम दोनों समझ आए? हाइड्रा में क्या होगा, छोटा सा बड अपीयर होगा, इसमें सेम छोटा सा बड अपीयर होगा, बट धीरे धीरे मैच्योर होगा एंड वो अपने अकॉर्डिंग जब वो फुल्ली मैच्योर हो जाएंगे तो वो डी अटैच हो जाएंगे पेरेंट की बॉडी से। ठीक है, तो हम बडिंग में अब लिखते हैं जरा डेफिनेशन, बताइएगा आप कि इजीएस्ट लैंग्वेज है या नहीं है। नहीं समझ आ रहा होगा तो उसको और इजी कर देंगे। ठीक है, लिखने हैं व्हेन अ स्मॉल बड अपीयर्स ऑन द पेरेंट बॉडी यानी कि पहले डायग्राम को डिपिक्ट कर रहे हैं हम कि जब छोटा सा बड अपीयर होगा पेरेंट की बॉडी पर, ठीक है, इट गेट्स मैच्योर विद टाइम, टाइम के साथ मैच्योर होगा। ठीक है, जो हम सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद व्हेन इट ग्रू कंप्लीटली जब वो प्रॉपरली कंप्लीटली ग्रो हो जाएगा, इट गेट्स डिटैच। एक वर्ड होता है अटैच, जोड़ना किसी चीज को, अटैच तोड़ना किसी चीज को, डिटैच। ठीक है, इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड grew into, वही सेम लाइन, या develops into a new individual। क्लियर है बेटा? ठीक है, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। When a small bud appears on the parent's body, it gets mature with time. When it grew completely, it gets detached from the parent's body and develops into a new individual। ठीक है, एग्जाम्पल हम पहले ही कर चुके हैं। किसके एग्जाम्पल होंगे बेटा? क्या? हाइड्रा और ईस्ट। ठीक है, डायग्राम ये है हाइड्रा का और ईस्ट का डायग्राम ये है। क्लियर है? समझ आ गया है? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से? ठीक है बेटा, तो आप लोगों को क्या करना है, हम लोग और एसेक्सुअल टाइप ऑफ करेंगे 4-5 तरीके के, और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम्स बहुत अच्छे से करने हैं, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करने हैं इनके। इनमें से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन से। ठीक है, सबसे पहले हमने डिफरेंस किया एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, वो भी आ सकता है। और अब जो मैं बता रही थी ना आपको, एसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स आप लोग क्या डालेंगे, अब जो हम लोग कर रहे हैं इनके एग्जाम्पल, इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल एसेक्सुअल में डाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।